बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नॉवल सितारा शाम जिसकी राइटर है आमना रियाज, उसकी 50वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को बगैर किसी देर के। मावा मेरी कॉल रिसीव नहीं कर रही। एयरपीस पर उभरने वाली आवाज़ में कोके इश्तियाल नुमाया था, लेकिन इस आवाज़ ने समीना को अच्छा खासा सुकून फराहम किया था। आपने मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर गलत दिया है ना आपा? फिज़ान ने साबका टोन में पूछा था। मैं ऐसा क्यों करूँगी? आप अच्छी तरह जानती हैं, फिज़ान ने तेज़ लहजे में कहा था। तुम मुझसे इतने बदगुमान क्यों हो गए हो फिज़ान कि मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं कर रहे? समीना के लहजे में दुख बोलता था। मैं आपसे बदगुमान नहीं हूँ, लेकिन आपकी किसी बात का एतबार भी नहीं रहा मुझे। और ऐसा क्यों है? अब प्लीज़ ये मुझसे मत पूछिएगा, क्योंकि आप तो सब जानती हैं। इंसान इमेच्योर हो, कम अकल हो तो चलो उससे ऐसी बेवकूफ़ी की तवक्को भी की जाए, आपने तो बिल्कुल ही हद कर दी। बस अब बातें सुनाते रहो मुझे। तुम मेरी फीलिंग समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? कई साल मैंने इस आस में गुजार दिया कि जन्नत बेगम को सजा दिलवाऊंगी, और अपने शौक़ के लिए किस खुद गर्जी से अपनी ही औलाद को आपने ख़तरे के मुंह में धकेल दिया। फिज़ान ने बेरहमी से कहा था। सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे भाइयों को मेरा इतना भी एहसास नहीं था कि वो मेरे लिए कुछ करते। समीना ने एक पल में उसकी और फयाज भाई की सारी रियाजत खाक में मिलाई थी। फिज़ान ने अपने दिल में इश्तियाल को भरते महसूस किया, जिसे अगले ही पल लेकिन बड़ी दिक्कतों से दबा लिया, और इस्तज़ा भरे लहजे में बोली, मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है आपा कि आपने अपने जहन में जो दुनिया तख्लीक कर रखी है उसमें सब जालिम है, सिवाय आपके अकल पर सिर्फ आपकी इजारादारी है, बाकी सब अकल से पैदल है। काश कि मुझे कुछ अरसा पहले आपकी जहनी हालत का अंदाज़ा हो गया होता तो मैं आपको यूँ हर गिज़ मावा को मुश्किल के मुंह में ना धकेलने देता। अब मेहरबानी फरमाकर मुझे फ़ौरन से पेशतर उसका दुरुस्त कॉन्टैक्ट नंबर दे दे, वरना मैं इसी वक्त हवेली पहुंच जाऊंगा, और फिर जो होगा इसके नताज आपको खुद ही भुगतना पड़ेंगे। समीना को फिज़ान की सारी बातें बुरी लगी, लेकिन उसके लहजे में संगीनी थी, और समीना को यह भी डर था कि कहीं वो सचमुच हवेली ना पहुंच जाए। सो मसलहत अमेज़ी के साथ वजाहती लहजे में बोली, मैं झूठ नहीं कह रही फैज़ी, मैंने बिल्कुल दुरुस्त नंबर तुम्हें दिया था। मुमकिन है मावा कहीं मसरूफ़ हो, उन्होंने ख्याल जाहिर किया, और ये भी मुमकिन है कि आपने उसे मेरा फ़ोन रिसीव करने से मना कर दिया। समीना फौरी तौर पर कुछ बोल ना सकी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? ऐसी कोई बात नहीं है, समीना ने तहम्मुल से कहा था। मुझे यकीन है मावा मसरूफ़ होगी, क्योंकि हवेली में किसी फंक्शन का जिक्र किया था उसने, शायद किसी की शादी है। तुम उसका नंबर ट्राई करते रहो, वो जब भी फारिग हुई तुमसे बात कर लेगी। ठीक है, मैं एक बार फिर आपकी बात का यकीन कर लेता हूँ, लेकिन बेहतर होगा कि आप उससे मुझसे बात करने की ताकीद कर दें। फिज़ान ने कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया था। समीना सर पकड़ कर बैठ गई थी। वो तो जिस मुश्किल से निकलने की कोशिश करती थी और ज़्यादा उसमें फंसती जा रही थी, और ये बात उनके लिए बेहद झुंझलाहट का बायस बन रही थी। उन दोनों के दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहे थे और हर अज़ू जैसे समात बन गया था। तस्नीम ने आहिस्तगी और एहतियात से ज़रा सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांका। उसकी आंखों में बिल्ली की सी चमक और तेज़ी थी, तभी अंधेरे से मायूस होने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसने पहले दरवाजे की झर्री बनाकर बाहर झांका, फिर मावा को वहीं रुकने का इशारा करती बाहर निकलने लगी, तो मावा ने सरस से उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम कहाँ जा रही हो? आप यहीं रुकिए बीबी, मैं बाहर अच्छी तरह देख कर आती हूँ, क्या पता कोई ताक में हो, तस्नीम ने आवाज़ दबाकर कहा था। लेकिन मावा ने खाइफ नज़रों से रबनवाज की तरफ देखा, जो चारपाई पर लेटा इस वक्त अपनी चुन्नी मुन्नी सी आंखें खुले उसे ही देख रहा था। डरिए नहीं बीबी, अब्बा जितने भी बीमार सही, लेकिन हमला नहीं करते। बेवकूफ़, ये बात नहीं है, मावा बुरी तरह शर्मिंदा होकर बोली थी। तो फिर? तस्नीम हैरान भी हुई और उकताई भी कि मावा मुसलसल उसे देर करवा रही थी, और इस दौरान अगर वाकई कोई बाहर था तो अंदर आने में उसे कितनी देर लग सकती थी। फिर वो एक्चुअली मावा जाने क्यों तज़ब्ज़ुब का शिकार थी। बीबी मुझ पर भरोसा करें, मैं यूँ जाऊँगी और यूँ वापस आ जाऊँगी। तस्नीम यकीनन उसके खदशात भाम गई थी, तभी तसल्ली देने वाले अंदाज में उसका अपने कंधे पर रखा हाथ दबाकर बोली। मावा ने लाजा भर को सोचा और अपना हाथ उसके बाजू से हटा लिया। तस्नीम फुर्ती से बाहर निकल गई। दरवाज़ा अलबत्ता उसने नीमवा रहने दिया था, क्योंकि मावा तो बाहर झांक सके, लेकिन किसी के अंदर तक नज़र न पड़ने पाए। ज़रा देर बाद तस्नीम वापस आ गई थी। मावा ने ये चंद मिनट बड़े सब्र और दिक्कत से गुजारे थे। बिल्ली बदसात ने कज्जा गिरवा दिया था, तस्नीम ने आते खुश होकर बताया था, लेकिन आप फ़ौरन यहाँ से निकलने की करें, हमें तो बातें करते वक्त गुजरने का अंदाज़ा ही नहीं हो सका। और कुछ नहीं तो कम से कम 2-3 घंटे गुजर ही चुके हैं। मुझे यकीन अगली तरफ आपकी तलाश भी शुरू हो गई होगी। नहीं खैर, इतने लोगों में किसी को मेरी कमी क्या महसूस हुई होगी, मावा ने वसूख से कहा, लेकिन इसके बावजूद अपना घरारा दुपट्टा आगे पीछे से समेटती दरवाजे की तरफ चल दी थी। सुनो तस्नीम,
दरवाजे के करीब पहुंचकर वो रुकी। मौका मिलते ही तुम्हें मुझे बाकी बात बतानी होगी। उसने आगे तस्नीम का जवाब सुनने की भी जहमत गवारा ना की थी और तेज़ी से बाहर निकल गई थी। तस्नीम चंद मिनट रुक कर एहतियात से ताला बंद करने लगी। मावा हाई हील के साथ एहतियात लेकिन फुर्ती से चलती हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ जा रही थी, मोहतात अंदाज में इर्द गिर्द नज़रें डालते हुए। उसका जहन भी तस्नीम की बातों में उलझा हुआ था और उसका रुख भी अपने कमरे की जानिब था कि मुबादा किसी की नज़र पड़ भी जाए या उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस कर लिया गया हो तो वो तबीयत खराबी का बहाना करके कमरे में जाने का कह सकती थी। बहुत एहतियात से चलने के बावजूद उसकी हाई हील गरारे में अटकने लगी थी। इससे पहले कि वो लहरा कर गिरती, उसने गरारे का किनारा हील से निकालने के लिए सर झुकाया था कि अचानक किसी ने अकब से उसका बाजू पकड़ा और मावा के चौंकने से भी पहले तेज़ी से उसे घसीट कर नियम तारीख राहदारी में ले गया। मावा ने बुरी तरह हड़बड़ा कर देखा और फिर बोल भी ना सकी। वो जलाल था और उस नीम तारीख वैरान राहदारी में उसके इतना करीब था कि मावा को उसकी सांसों का लम्स तक अपने चेहरे पर महसूस होता था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। मावा ने बुरी तरह हड़बड़ा कर देखा और कुछ बोल भी ना सकी। वो जलाल था और उस नीम तारीख वैरान राहदारी में उसके इतना करीब था कि मावा को उसकी सांसों का लम्स तक अपने चेहरे पर महसूस होता था। उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। जलाल उसके इंतहाई करीब था कि मावा ज़रा सा हिलती तो उसके आवेज़े के मोती तक जलाल के चेहरे को छू जाते। मावा ने होश में आते हुए उसकी गिरफ्त से आज़ाद होना चाहा, लेकिन जलाल का ऐसा कोई इरादा न था। मावा का दिल और लर्जा। जलाल, मैं जलाल ने सरत से उसके मुंह पर हाथ रखकर आवाज़ का गला घोंट दिया था। तन्वा इसी तरफ आ रही है, कोई आवाज़ मत निकालना वरना उसे पता चल जाएगा कि हम दोनों यहाँ हैं, जलाल ने आवाज़ दबाकर कहा था, लेकिन उसकी नज़रें मुस्तकिल मावा के चेहरे पर जमी थी। मावा की आंखें गोया फटी रह गई। उसका बस न चलता था कि किसी तरह जलाल से आज़ाद होकर भाग जाए, लेकिन ये बात सुनकर उसकी मज़ाहमत दम तोड़ गई और जलाल उसकी समात गो के राहदारी के दहाने से आती उठते गिरते कदमों की आवाज़ों की तरफ लगी थी। लेकिन आंखें मावा के एक एक नक्श को जज़ब कर लेना चाहती थी। चंद लम्हों के बाद आवाज़ें आना बंद हो गई थी। उसी पल मावा तड़प कर उससे दूर हो गई। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यही मैं तुमसे पूछने वाला था कि तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? वो बौखलाई पहले ही हुई थी, इस बात पर और गड़बड़ा गई। मैं एक्चुअली गलती से इस तरफ आ गई थी। मुझे अभी हवेली के रास्तों का ठीक से इल्म नहीं है, तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाऊं। उससे बरवक्त मौसर बहाना सूझ गया था। जब तुम्हें रास्तों का पद नहीं पता तो अकेले नहीं आना चाहिए था, तुम किसी को साथ लेकर आती, जलाल ने कहा। कम ऑन जलाल, मैं कोई बच्ची थोड़ा ही हूँ कि हर वक्त किसी न किसी की उंगली थाम कर फिरूँ। उसने बात हंसी में टालना चाहिए। देखो, मैं इस वक्त भी तो दुरुस्त रास्ता ढूंढ ही लिया है ना। हाँ, तुम्हारी बात भी ठीक है। वैसे भी हवेली से जान पहचान अभी से नहीं बढ़ाओगी तो बाद में दिक्कत होगी, क्योंकि बल आखिर आना तो तुमने यही है, जलाल ने मुस्कुराते हुए लतीफ़ से अंदाज में कहा था। मावा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन एक हौंक सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आकर ठहर गई। ये नहीं कि वो जलाल की बात समझ ना पाई थी, बात समझ गई थी, इसीलिए हौंक बन गई थी। मैं जाती हूँ, कोई आ ना जाए। वो अनसुनी करते हुए एक तरफ से निकल कर जाने लगी, लेकिन एक झटके से उसे रुकना पड़ा, क्योंकि उसका हाथ जलाल के हाथ में था। जलाल की लबों पर दिलकश मुस्कुराहट थी और वो बड़ी चाह से मावा को देखता था। अपना एतमाद बहाल रखने की इंतहाई कोशिश के बावजूद मावा हरासा नजर आई। कोई काम है जलाल से उसकी घबराहट मख्फी न रही थी, लेकिन वो चुपचाप उसे देख रहा। मुझे जाने दो जलाल, कोई आ जाएगा, मावा ने बड़ी दिक्कतों से कहा था। क्या मैंने तुम्हें कभी बताया है कि तुम कितनी खूबसूरत हो? जलाल ने गैर महसूस अंदाज में चंद कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए पूछा था। मेरा ख्याल है मैंने तो कभी ये भी नहीं बताया कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। एक बार फिर वो उसके इतना करीब आ गया था कि फरार के तमाम रास्ते मसनूद नज़र आते थे। मावा ने अपने दिल को बेहंगम अंदाज में धड़कते हुए सुना था। उसने सदके दिल से दुआ की कि तन्वा या कोई इस तरफ आ ही जाए, और यकीनन ये कबूलियत की घड़ी थी। उसी पल कहीं खटका सा हुआ था। जलाल जो एक ट्रांस की कैफियत में मुब्तला उसे देख रहा था, सटपटा आकर उससे दूर हो गया। एक मुश्किल सूरत हाल से बच निकलने का ये वाहिद मौका हाथ लगा था। सो मावा फिलफौर वहाँ से खिसक गई। जब तक जलाल को उसे रोकने का ख्याल आया, वो बहुत दूर जा चुकी थी। जलाल ने देखा राहदारी के आखिरी सिरे पर घबराहट के मारे मावा के कदम उल्टे सीधे पड़ रहे थे। उसके लबों पर जानदार मुस्कुराहट बिखर गई थी। मैंने कहा था ना, तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है वलीद। ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता जो हमारी शर्मिंदगी का बायस बने। सरबत से इनिया की बात उसी रोज़ शाम को दोबारा हुई थी और वो खासी मुतमईन लग रही थी। इनिया ताज्जुब में मुब्तला हुई। आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने ये कब कहा था कि आप वलीद से तस्दीक करवाइए? भाई वो गलत एक्टिविटीज़ में पड़ा हुआ है। मैंने खुद सारा स्टफ़ उसके कमरे में देखा है।
मेरी उससे बात हो गई है अन्नो। उसने एडमिट किया है कि वो स्मोकिंग करता रहा है। बाकी सब चीज़ों के लिए वो कह रहा था उसके दोस्तों की हैं, जो वो जल्दी उन्हें वापस कर देगा। कह रहा था अन्नो बेवजह परेशान हो गई। अगर पहले मुझसे बात कर लेती तो आपसे बात करने की नौबत ही ना आती। मम्मी वो झूठ बोल रहा है, इनिया ने रौनकी होकर कहा था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी मगर उसने मेरी बात नहीं सुनी, उल्टा मुझे धमकाने लगा। अनो प्लीज़ बेटा, मेरे लिए पहले ही बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें बढ़ाओ मत। सरवत ने आजिज़ी से कहा था। अगर तुम्हारा वली से कोई झगड़ा हुआ है तो उसे आपस में सुलझा लो, बात को इतना बढ़ाने की क्या ज़रूरत है। मम्मी, उसने कहना चाहा। वली ने मुझे बताया कि चंद रोज़ पहले तुम्हारा और उसका कोई झगड़ा हुआ था जिसका बदला लेने के लिए तुम इस तरह की बातें कर रही हो, और आपने उसकी बात का यकीन कर लिया। उसने सदमे की कैफियत में पूछा था। यकीन न करने की कोई वजह भी तो नहीं है, मैं तुम दोनों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। सरवत ने बेचारगी से कहा, उसे भाइयों के साथ सलूक से रहने की ताकीद करके फ़ोन बंद कर दिया। इनिया बहुत देर तक बेजान फ़ोन को हाथ में लिए बैठी रही थी और फिर थक हार कर उसने फैसला किया कि उसको खुद को हालात के धारे में बहने के लिए छोड़ देना चाहिए। दूसरी जानिब मामले की नज़ाकत को समझते हुए शबी ने तनवा को पिछली तरफ जाने से रोका था। वो उसे जलाल का ताक़ुब करते तो देख ही चुका था और उसे यकीन था अगर तनवा जलाल और मावा को इकट्ठी देख लेती तो उसने हवेली में शोर मचाने से हरगिज़ न चौंकना था। और तो कहा तो यूँ भी अकल की तरफ से तंग होता है। तनवा के पास तो अकल नाम जैसी कोई चीज़ सिरे से थी ही नहीं। कहाँ भागती फिर रही हो तुम? तनवा के तेज़ तेज़ उड़ते पड़ते कदम शबी की आवाज़ पर ठटक कर रुके थे। वो मैं तो हस्बे आदत वो गड़बड़ा गई थी। अब इस बात का क्या मतलब है? वो तस्नीम से कुछ काम था, मैं उसे पिछली तरफ जाते देखा था, इसीलिए उसे ढूंढने जा रही थी। तुम में अकल नाम की कोई चीज़ है या नहीं? शबी ने हस्बे तवक्को डपट कर कहा था। दिन के वक्त भी बीजान तुम लड़कियों को पिछली तरफ जाने नहीं देती और तुम मुंह उठाकर रात को जा रही हो। तन्वा का सर झुक गया। ये तयशुदा बात थी कि जब भी उसका सामना शबी से होगा उसे झाड़ ही पड़ेगी। मुझे तस्नीम से कुछ काम था, वो मुनमुनाई। अब ये तो नहीं कह सकती थी कि जलाल के पीछे पीछे यहाँ तक चली आई है और बेध्यानी में बीजान की ताकीद भी नज़रअंदाज कर दी है। इस सूरत में और भी बातें सुनना पड़ती और यही वो नहीं चाहती थी। ऐसा क्या ज़रूरी काम था जो दिन की रोशनी में उससे नहीं किया जा सकता? शबी ने डपट कर पूछा। वो था ना कुछ काम, मैं आपको नहीं बता सकती। वो ज़रा सा चिढ़ गई। अच्छी मुसीबत है भाई, हर वक्त की इंक्वायरी जान ही नहीं छोड़ती। शबी एकदम चुप हो गया। उसे तन्वा का अंदाज़ दिलचस्प लगा था। कुछ गुस्सा तो खैर बनावटी ही था कि वो खाइफ होकर वहाँ से खिसक जाए। उसने इरादतन गौर से उसके तने हुए खफा से चेहरे को देखा, फिर बेसबब हंस दिया। तन्वा हमेशा उससे छोटी सी बच्ची लगती थी। पता नहीं बेजान ने क्या सोचकर उन दोनों के दरमियान रिश्ता जोड़ दिया था, वरना शबी ने तो कभी चाह कर भी उन दोनों के माबैन इस रिश्ते की लताफत को महसूस भी नहीं कर सका था। तन्वा ने उसके हंसने पर ताज्जुब से उसे देखा था। अच्छा निकलो अब यहाँ से। अव्वल तो मुझे यकीन है इतनी रात गए तस्नीम ने इस तरफ जाने की हमाकत नहीं की होगी, लेकिन मैं देखता हूँ अगर वो पिछली तरफ हो तो कह दूंगा तुम्हारा बहुत ज़रूरी काम सुन ले। दूसरी बात यह कि अगली बार तुम मुझे इस तरफ नज़र ना हो। शबी ने उसे टालते हुए कहा था और तन्वा जानती थी वो उसे टाल ही रहा है। तभी उसकी खफगी में इजाफा हुआ। मैंने तस्नीम को इस तरफ जाते हुए खुद देखा है, उसने ज़ोर देते हुए कहा था। बात माना करो तन्वा, वो उस तरफ नहीं गई, मैंने देखा है शबी भाई। आप मानते क्यों नहीं है मेरी बात? वो रो देने को थी। मुझे उससे ज़रा सा काम है, बात कर लेने दे। शबी खटक सा गया। उसने बेसाख्ता गर्दन मोड़कर उस रास्ते की तरफ देखा जो बल खाता हुआ हवेली के पिछले हिस्से की तरफ ले जाता था और जहाँ हवेली के कई राज दफन थे। तुम्हें यकीन है तुमने तस्नीम को इस तरफ जाते देखा है? तन्वा ने ज़ोर से इस बात में सर हिला दिया। ठीक है तुम जाओ, मैं तस्नीम को अभी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। लेकिन तन्वा की उम्मीदों पर पानी फिर रहा था। उसे सख्त मायूसी होने लगी जो उसके चेहरे से भी झलकती थी। लेकिन कुछ नहीं, जाओ यहाँ से, वो इतनी ज़ोर से बोला था कि तन्वा बुरी तरह खाइफ होकर वहाँ से भागी। शबी ने हवेली के पिछवाड़े की तरफ रुख किया था। मावा जैसे तैसे अपने कमरे में पहुंची, फिर फटाफट दरवाज़ा बंद किया और दरवाजे से पुश लगाकर खूब गहरे गहरे सांस लेने लगी। उसकी पेशानी पर अब तक नमी चमक रही थी। यकीनन अपनी पूरी ज़िंदगी में वो इससे ज़्यादा कभी नहीं घबराई होगी। रह रहकर उसे जलाल के अंदाज याद आ रहे थे और उसकी सरासमगी में इजाफा कर रहे थे। यह आपने मुझे कहाँ फंसा दिया मम्मी? उसने रूहान से होकर बुलंद आवाज़ में शिकवा किया था। निकाह करवाते हुए कम से कम आपको ये तो सोचना चाहिए था कि जलाल लाख बेज़रर दिखाई देता हो, लेकिन उसके भी कुछ फितरी तकाज़े होंगे जिन्हें पूरा करवाने की आरज़ू वो अपनी बीवी से करेगा,
मम्मी ने नहीं सोचा तो मुझे सोचना चाहिए था। या खुदा, मुझे ये ख्याल क्यों नहीं आया। वो सख्त परेशानी का शिकार थी। यकायक उसकी परेशानी झुंझलाहट और गुस्से में बदलने लगी। उसने खड़े खड़े अपने पैर हाई हील से आज़ाद करवाए, अलमारी से अपना सेल फोन निकाला और बेड पर जाकर बैठ गई। उसके सेल पर कहीं मिस्ड कॉल्स और मैसेजेस आए हुए थे जिन्हें नज़रअंदाज करते हुए उसने समीना का नंबर मिलाना शुरू किया, लेकिन कई बार की कोशिश के बावजूद भी समीना उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। मावा ने चिढ़कर सेल एक तरफ फेंक दिया और सर पकड़ कर बैठ गए। सूरत हाल थी भी परेशान कुन। कहती तो किससे, मदद मांगने जाती तो किसके पास। उसी पल उसका सेल फोन वाइब्रेट करने लगा। मावा ने चपट कर फ़ोन उठाया, ये सोच कर कि समीना ने कॉल बैक की होगी, लेकिन कोई गैर महफूज शुदा नंबर था। पहला ध्यान फ़याज़ की तरफ ही गया था, क्योंकि ये नंबर तो सिर्फ समीना के पास था, ये जलाल के पास अगर किसी तीसरे नंबर से कॉल आ रही थी तो वो फ़िज़ान ही हो सकता था। वो शशोपंज में पड़ गई। अब क्या किया जाए आखिर। फिर एक नतीजे पर पहुंची और कॉल रिसीव किए बगैर फ़ोन वापस साइड टेबल पर रख दिया। इस मसले का सिर्फ यही हल है कि जल्द से जल्द सबूत हासिल करो और हवेली से निकलने की करो। जलाल ने ज़्यादा बेतकल्लुफ़ होने की कोशिश की तो मैं तो अपने दफ़ा में कुछ भी ना कर सकूंगी। इंतहाई परेशान कुन हालत में उसने अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ कर लिया था, जो यकीनन आम हालात में वो कभी भी ना करती, लेकिन बहरहाल थी तो ये भी मायूस कुन बात। सो वो और भी दिल बर्दाश्त होकर बेड पर गिरने के अंदाज में लेट गई और इस मुसीबत से निकलने का कोई और हल तलाश करने लगी। ये महज इत्तेफाक था कि शबी का पहला टकराव जलाल से हुआ था। हो गई मुलाकात, मिल गया सुकून, उसने हस्बे आदत तंज से आगाज़ किया था। कहाँ? जलाल ने उसके तंज को नज़रअंदाज करते हुए मुंह लटका कर कहा था। मावा तो मेरी शक्ल देखते ही भाग गई, मैं तो ढंग से उसे देख भी नहीं पाया। शर्म तो नहीं आ रही होगी ऐसी बात करते, शबी ने दांत पीस कर कहा था। इसमें शर्म की क्या बात है, अपनी मनकुहा से मिलने आया था, किसी गैर से नहीं, उसने हाथ लहरा कर कहा। मनकुहा से किसी महजब वक्त में और महजब जगह पर भी मिला जा सकता था। अभी तुम्हारे पीछे पीछे तनवा पहुंच जाती तो मुलाकातों का सारा शौक पूरा हो जाना था। मुझे पता था वो उसी तरफ आ रही है, इसीलिए मैंने मावा को कुछ देर रोक लिया था। अगर मैं उसे ना रोकता तो आपकी तो अच्छी खासी दुर्गत बन रही होती अब तक। यारा, आ ही जाने देते तन्वा को, कम से कम वो सबको बता तो देती। मैं तो खुद तंग आ चुका इस बात को छुपाते छुपाते। ऐसा लगता निकाह नहीं कोई गलती कर बैठ रहा हूँ। अच्छे भले सेंसेबल आदमी थे तुम। इस लड़की की मोहब्बत ने तुम्हें कैसा चुगत बना दिया कि मामले की नज़ाकत को समझ ही नहीं रहे। चलो, कम से कम तुमने ये तो माना कि मैं सेंसेबल था, वरना इससे पहले तो तुम ये मानने को भी तैयार नहीं थे। जलाल ने फिर उसकी बात हंसी में उड़ाई थी। शबी को मजीद पतंगे लग गए। तेरा कुछ नहीं हो सकता जलाल, इस लड़की के हाथों मुंह की खाएगा तब तुझे अकल आएगी, और ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जानता हूँ। एन उसी वक्त जब शबी दूसरी सिमत में जा रहा था, उसने जलाल की मुतबस्सुम आवाज़ और उस पर यकीन लहजा सुना था। शबी एक गहरी सांस भरकर रह गया। हाँ, लेकिन उसने दिल ही दिल में गैर इरादी तौर पर जलाल की बात के सच होने की दुआ ज़रूर की थी। जैसा भी था, लेकिन जलाल को वो तकलीफ़ में बहरहाल देखना नहीं चाहता था। तस्नीम उसे सामने पाकर ठिठक कर रुकी थी। वो इतना अचानक सामने आया था कि तस्नीम अगले हिस्से में जाने के लिए मुतबादिल रास्ता भी इख्तियार नहीं कर सकती थी। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? शबी ने सख्त लहजे में पूछा था। फूजी, मैं खाना पहुँचाने आई थी, उसने फ़ौरन बात बनाई। शबी ने बगौर उसे देखा, गोया झूठ सच का अंदाज़ा लगाना चाह रहा हो। खाना पहुँचाने के लिए मावा बीवी को साथ लाने की क्या ज़रूरत थी? जी, वो साफ गड़बड़ा गई। नहीं जी, वो तो ये टुकड़ों में बात करने की ज़रूरत नहीं है मुझसे, शबी ने टपट कर कहा था। तभी एक और मुलाजमा तस्नीम को तलाश करती उस तरफ आ निकली। तुम्हें बड़ी चौधराइन जी बुला रही हैं। तस्नीम ने दिल ही दिल में शुक्र अदा करते हुए इजाज़त तलब नज़रों से शबी को देखा। शबी को झुंझलाहट तो हुई, लेकिन इसके सिवा कोई चारा भी नहीं था कि इंक्वायरी को किसी और वक्त पर टालकर उसे जाने दिया जाए। सो उसने यही किया। तस्नीम खैर मनाती रुखसत हुई, लेकिन शबी के ज़हन में सोच की परछाइयाँ छोड़ गई थी। मावा की पिछली रात बहुत बेचैनी में कटी थी। कहीं फजर के वक्त जाकर आंख लगी तो भी बड़ी बेकार सी नींद आई। सुबह उसे जगाने के लिए तन्वा को आना पड़ा था। मैंने सोचा पूछ लूँ, तबीयत तो ठीक है ना, वरना आप इतनी देर सोती तो नहीं है, तन्वा ने झिमते हुए अंदाज में कहा था, क्योंकि मावा की आंखें अधूरी नींद की ख्वामाजी कर रही थी। हाँ, तबीयत तो ठीक है, बस रात थकावट बहुत हो गई थी, शायद इसीलिए ठीक से नींद नहीं आई। आंखें मलते हुए उसने बात संभाली थी। अच्छा, आप फ्रेश होकर आ जाइए, हम लोगों ने आपके इंतज़ार में अब तक नाश्ता भी नहीं किया। तन्वा ने जिरह का इरादा किसी और वक्त पर टाल कर कहा था। ठीक है, तुम चलो, मैं बस 10 मिनट में आ रही हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा था। तन्वा जवाबन मुस्कुराहट उछाल कर कमरे से बाहर निकल गई। मावा कुछ देर ऐसे ही सुस्ती से लेटी रही। रात के तमाम वाक़यात अपने तमाम तर सयाको सबाक के साथ याद आने लगे थे। तब उठ बैठी। यूँ हाथ पर हाथ धरकर बैठे रहने या परेशान होने से तो कुछ भी ना हो सकता था। सो बेहतर था कि उठकर ज़रा हवेली वालों की खैर खबर मालूम कर ली जाए।
चंद मिनट बाद वो मुंह हाथ धोकर तौलिए से चेहरा थपथपाती बाहर निकली तो उसका सेल फोन पूरे हलक से चीख रहा था। हेलो, शुक्र है तुम्हें फ़ोन रिसीव करने की फुर्सत मिल गई। उसकी आवाज़ सुनते ही फ़िज़ान ने कहा था। कैसे है फ़िज़ान मामा? उसने फ़िज़ान के अंदाज़ो सवाल को नज़रअंदाज करते हुए आम से लहजे में सवाल पूछा था। ये क्या हमाकत की है तुमने? फ़िज़ान ने भी उसका सवाल नज़रअंदाज किया। मम्मी आपको डिटेल्स बता तो चुकी है, अब मुझसे क्या सुनना चाह रहे हैं? उसने टॉवल बेड पर उछालते हुए कहा था। मुझे सिर्फ इतना बता दो, इस वक्त तुम्हारी अकल कहाँ थी जब तुम आपा की बात मानकर हवेली जा रही थी? बाबा ने गहरी सांस भरी, ज़हन में उन जुमलों को जो ये पता चलते हैं कि फ़िज़ान को उसकी हवेली जाने की खबर मिल चुकी है। उसने उसे मुतमईन करने के लिए बतौर स्क्रिप्ट तैयार किए थे, तरतीब दिया और मातदल लहजे में बोली। आपके तमाम एतराज़ात दुरुस्त, तमाम खदशात भी दुरुस्त, लेकिन हकीकत यही है मामा कि मम्मी ने मुझे इतना इमोशनल ब्लैकमेल कर दिया था कि मेरे पास उनकी बात मानने के सिवा कोई रास्ता बचा ही नहीं था। चाहने तो मावा, तुमको आज तक कोई इमोशनल ब्लैकमेल कर सका है भला? फ़िज़ान का लहजा इस्तज़ाइया था। ये बात तुम मुझसे कहना जो तुम्हें जानता ना हो। इस सारे में तुम्हारी 100% मर्जी शामिल थी, तभी तुमने हवेली जाने का फ़ैसला किया। मुझे ये भी अंदाज़ा है कि समीना आपा ने रजब भाई से मुतल्लिका हक़ाइक़ किस अंदाज में तुम्हें सुनाए होंगे, लेकिन तुम्हें अकल से काम लेना चाहिए था मावा। शेर की खचार में जाकर बैठ जाना और ये तवक्को करना कि शेर आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा, निरी हमाकत नहीं तो और क्या। तुम्हें तो मैं बहुत अक्लमंद समझता था। मावा ने एक नज़र घूर कर सेलफोन को देखा, जैसे वहाँ फ़िज़ान की तस्वीर आ रही हो, लेकिन साथ ही उसने दिल में एतराफ़ भी किया था कि फ़िज़ान बहरहाल उसे बहुत अच्छी तरह जानता है। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता, लेकिन मम्मी की बात दूसरी है। वो कोई नहीं है, मेरी माँ है। फिर बात भी मेरे बाबा की थी, सो मुझे मानना ही पड़ा। और ये भी सच है कि मैं मम्मी की बात टाल भी देती, बशर्ते ये कि उन्होंने मेरा इनकार सुनकर खुदकुशी की कोशिश ना की होती। क्या? फ़िज़ान के लिए बहुत बड़ा धचका था। समीना आपा ने खुदकुशी की कोशिश की और तुम मुझे अब बता रही हो? मैंने तो आपको बाकी बातें भी पहले नहीं बताई थी, फिर इस ऐतराज़ का क्या जवाज़ है? उसने गहरी सांस भरकर कहा था। फिर भी मावा, तुम्हें हम में से किसी को तो एतमाद में लेना चाहिए था। मुझे नहीं बताया तो फयाज़ भाई को बताती, और उनको भी नहीं तो शहरोज़ से ही डिस्कस किया होता। फिर आपा को हैंडल करना हमारी जिम्मेदारी होती। मैंने कोशिश की थी मामा, लेकिन उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि हर बात मम्मी के हक़ में और मेरे ख़िलाफ़ जाती थी। तुम अपनी कमज़ोरी को अब हालात के खाते में मत डालो, फ़िज़ान ने सुलग कर कहा था। मैं सच कह रही हूँ मामा, मैंने फ़िज़ान मामा से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये कहकर मुझे खामोश करवा दिया कि मम्मी ने ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात देखी हैं और मुझे उनकी हर बात मानना चाहिए। जबकि शहरोज़ रवानी से बोलते हुए भी यखलक खामोश हो गई थी। हाँ, अब कह दो कि शहरोज़ ने भी ऐसी ही कोई बात कहकर तुम्हें खामोश करवा दिया था। फ़िज़ान ने उसकी तवील खामोशी से उकता कर कहा था। मावा बुरी तरह चिढ़ गई। जी नहीं, उसने कुछ कहकर मुझे खामोश नहीं करवाया था। बस जब मैंने उसे कॉल की तो फ़ोन उसकी गर्लफ्रेंड ने रिसीव किया था और शहरोज़ ने मुझे सिर्फ इतना बताया कि वो कुछ रोज़ पहले शादी कर चुका है। अब मुझे आप सिर्फ इतना बता दें कि इसके बाद मेरे पास क्या जवाज़ रह जाता था कि मैं अपना इतना पर्सनल मामला उससे डिस्कस करती। वो हर लफ्ज़ दांतों तले चबा कर अदा कर रही थी। फ़िज़ान से कुछ बोला ही नहीं गया। कहता भी क्या, इंकशाफ पे इंकशाफ के सिलसिले ने जैसे उसे गुमसुम ही कर दिया था। शहरोज़ से तुमसे खुद कहा कि वो शादी कर चुका है? उसने जैसे दिल की तसल्ली के लिए पूछा था। नहीं, मैं झूठ बोल रही हूँ, मावा बुरी तरह ताव खाकर बोली। और पता नहीं मैं आपको इतनी वजाहतें क्यों दे रही हूँ, जबकि आपको मेरी किसी बात का यकीन ही नहीं आ रहा। ये बात नहीं है, मुझे यकीन नहीं आ रहा, फ़िज़ान ने कहा, लेकिन तुम्हारी बातें इतनी नाकाबिले यकीन है कि मैं चाहकर भी यकीन नहीं कर पा रहा। ठीक है, फिर मैं फ़ोन बंद करती हूँ, जब आपको यकीन आ जाए तब बात कर लेंगे। वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है और सब लोग नाश्ते पर मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा यहाँ परेशानी से बुरा हाल है और तुम्हें अपने नाश्ते की पड़ी हुई है, तो और क्या करूँ भला? इस परेशानी का कोई फ़ायदा है? वो जल्द ही अपनी साबका टोन में लौट आई थी। तुम सिर्फ ये करो कि अपना सामान समेटो और फ़ौरन से पेशतर लाहौर पहुँच जाओ, फ़िज़ान ने हुक्मी अंदाज में कहा था। आई एम सॉरी मामा, आपकी बात अब नहीं मान सकती। शेर के कछार में आ ही गई हूँ तो उसके मुँह का नवाला छीने बगैर वापस नहीं आऊँगी, उसने संजीदगी से कहा था। डायलॉग ज़रा कम बोला तो अच्छा होगा, फ़िज़ान ने कहा। मावा हंसती। तो आपका क्या ख्याल था, डायलॉग सिर्फ आप बोल सकते हैं? उसका अंदाज़ नेम संजीदा सा था। मतलब सिर्फ ये था कि अब यहाँ आ ही गई हूँ तो सबूत लिए बगैर वापस नहीं आऊँगी। ठीक है, तुम नहीं आ रही तो मैं वहाँ आता हूँ, फ़िज़ान ने अपने अंदाज में कहा था। और इससे क्या होगा? मावा ने पूछा। क्या ये लोग हमें सबूत जल्द फराहम कर देंगे? नहीं, कभी नहीं। उल्टा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। आप मेरे लिए मुश्किलात खड़ी करने के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। इन सब बातों के बावजूद मैं तुम्हें वहाँ अकेले रहने नहीं दे सकता। अगर उन लोगों ने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचा दिया तो? मैं जब यहाँ आ रही थी तो मैंने भी मम्मी से यही कहा था। आपको जो खदशात अब लाहक है मुझे उस वक्त भी थे, लेकिन हुआ क्या? यही कि मुझे यहाँ आना ही पड़ा, अपनी मर्ज़ी से या मम्मी के फ़ोर्स करने पर, या शायद ये बात मेरी किस्मत में लिखी हुई थी।
जो भी हुआ मुझे आना तो पड़ा, और अब आ ही गई हूँ तो हर बात से लापरवाह होकर वो काम करना चाहती हूँ जिसके लिए यहाँ आई थी। मुझे कोशिश कर लेने दे मामा, हो सकता है मैं कामयाब रहूँ। महज मफरूज़ों की बुनियाद पर वहाँ बैठे रहना और भी बड़ी हमाकत होगी मावा, फ़िज़ान ने नरमी से समझाना चाहा। नहीं, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, मेरा ख्याल है मुझे कुछ ही और दिन यहाँ रुकना पड़ेगा, जल्दी मुझे सबूत मिल जाएंगे। मैं आ रहा हूँ वहाँ, और तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। फ़िज़ान ने उसकी सारी बातों को नज़रअंदाज करते हुए फैसलाकुन अंदाज में कहा था। प्लीज़ मामा, ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने झुंझला कर कहा था। ज़्यादा से ज़्यादा भी 1 या 2 दिन मैं हवेली में हूँगा, तुम अपना सामान पैक कर रखो। फ़िज़ान ने उसकी अगली बात सुने बगैर ही फ़ोन बंद कर दिया। मावा ने बेजारी से सेल फ़ोन बेड पर उछाल दिया। रात भर में वो इसी नतीजे पर पहुंची थी कि उसे जल्द से जल्द हवेली से निकलना चाहिए। फ़िज़ान से बात करके उसके इरादे में पुख्तगी आई थी, क्योंकि वो जानती थी फ़िज़ान ने अगर कहा है तो वो पहुंच ही जाएगा, और इससे पहले कि सूरत हाल बिगड़ती या मामला उसके हाथ से निकलता, उसे सबूतों तक रसाई हासिल करना थी। तो ये थी इसकी 50वीं एपिसोड। मिलते हैं इसकी 51 एपिसोड में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।